नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज महाराजा लाखन पासी की ये क्रांतिक धरती लखनऊ और लखनऊ में यहाँ उपस्थित हक वंचित कमजोर समाज के बुद्धिजीवी लोगों, प्यारी बहनों, छोटी बच्चियों, प्यारे भाइयों, सम्मानित मुझसे उम्र में बूढ़े सम्मानित साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ बुलाया और जब से मैं कार्यक्रम में आया मैंने बहुत अच्छे विद्वानों की बातों को यहाँ सुना। मैंने उनमें से कुछ बातों को नोट भी किया है। मैं अपने विद्वान साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, उनके द्वारा की कही गई हर एक बात को हम लोग अपने पार्टी के विभिन्न पटलों पर लागू कराने का और उन विचारों को संकलित करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जिनको हम महापुरुष मानते हैं वो जाति धर्म के आधार पे महापुरुष नहीं होते, वो कर्म के आधार पे होते हैं। और हम उनको जीवित रहते महापुरुष की श्रेणी में नहीं मानते। उनके पूरे जीवन का आकलन समाज करता है, चिंतन करता है और उनके कार्य के आधार पर समाज में उनके योगदान के आधार पर उनको महापुरुष माना जाता है। एक बहुत लंबी लाइन है जिनमें संत हैं, गुरु हैं, समाज को बंधुत्व भाईचारा देने वाली एक श्रृंखला है जो भगवान बुद्ध से शुरू होती है। फिर संत रैदास, गुरु कबीर, गुरु नानक, भगवान वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास और गुलाम भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के पुणे आंदोलन के जो नेता रहे, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं लेकिन मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले। अभी उनकी एक मूवी भी आप लोगों के सामने है और लखनऊ में हमारे साथियों ने देखी भी है। वो मूवी जब आप देखेंगे तो बहुत सारे दर्पण जो है, चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था क्या है और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। ये जो आज इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं आसानी से नहीं मिला। उनके बाद आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने नारियों को, कमजोर वर्गों को, हाशिए पे गिराए गए, दबाए गए लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए भारतीय संविधान के को रचने का काम किया, लिखने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिनका मान सम्मान है, क्योंकि मैं अभी यूएस ट्रिप से लौटा हूं और अभी मैं एक और ट्रिप पर जाऊंगा 2 दिन के लिए। वहां सब जगह पर वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में रहने वाले लोगों पे कहाँ समय है।
लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को वो यहाँ से बुला के चाहते हैं कि मैं उनके आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊं। तो आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कद इस देश में कितना बड़ा। फिर सामाजिक परिवर्तन किसी एक प्रदेश, देश का एक एरिया तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा श्रृंखला है जिनमें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी देखते हैं, जिनमें हम महामना राम सुवर्मा जी को भी देखते हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती को भी देखते हैं, सर छोटू राम को भी देखते हैं, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी को भी देखते हैं, प्यारेलाल यादव को भी देखते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के मैं जीवन से बड़ा प्रभावित हूं, क्योंकि एक आंदोलन में उनको गोली लगी थी और जब मैं अपनी गोली को याद करता हूं तो उनका जीवन मेरे बहुत याद आता है। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, संत राम बी प्रजापति जी को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को, विजय सिंह पथिक जी को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को भी मैं यहाँ श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, जिनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और क्योंकि आज 1 जून है तो 1 जून 1968 में अर्जक संघ की स्थापना हुई थी और आज 1 जून हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 1 जून में रखने का कारण ही ये था कि हम इतने बड़े पैमाने पे अर्जक संघ के जो प्रमुख हैं उनको सबको याद करें, जिन्होंने अपने जीवन का अपना जीवन बलिदान किया समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए, समाज में चिंतन लाने के लिए। नीरज पटेल जी का ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं उनके बर्थडे को भी जो है हम आज यहाँ मंच से सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए महाराजा बिजली पासी जी को भी याद करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी का, प्रदेश के महासचिव जी का, प्रदेश के और अन्य जिम्मेदार साथियों का जो इस मंच पर उपस्थित हैं, हमारी बहनें और ये जो बुद्धिजीवी समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, भारत भूषण जी, बहुत सब साथी, अशोक वर्मा जी, सूरज कुशवाहा जी, मैं सभी के नाम उस तरह से नहीं, मुनेश भाई, सभी के नाम उस तरह नहीं जानता, मगर मैं मानता हूँ कि जो अग्नि पंक्ति में है या इस मंच पे तीनों चारों पंक्तियों में है वो समाज का बुद्धिजीवी तबका है। मैं उन सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मंडली में हमारे मुख्य मंडल प्रभारी सौरभ किशोर जी, अमित गौतम जी, अरविंद राजवंशी जी, छोटे भाई अनिकेत धानुक जी, श्री कृष्ण जाटव जी, डॉक्टर संतोष जी, आदिल नसीम जी, सोहेल सिद्दीकी जी, अनीस गाजी जी, विजय सिंह जी, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं। और हमारे सभी 6 जिलों के जो अध्यक्ष हैं, सीतापुर से विश्वदीप चौधरी जी, उन्नाव से राजकुमार गौतम जी, लखनऊ से अजय भारती जी, लखीमपुर से अजय गौतम जी, हरदोई से विनोद गौतम जी और रायबरेली से सन्नी गौतम जी और हमारे जो यहाँ के नगर के अध्यक्ष हैं विवेक गौतम जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे साथियों, बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? कोई और नाम भी हो सकता था। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? तो प्यारे साथियों, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है। भूतकाल में जो हुआ है, पिछला आंदोलन क्यों फेल हुआ, इस बात पे, वर्तमान में जो चल रहा है इस बात पर, भविष्य में क्या होगा इस बात पे ध्यान रखना परिवार के मुखिया के, एक नेतृत्वकर्ता की और किसी भी संगठन, किसी भी मूवमेंट के आखिरी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब बैठे थे, एक दिन हमारी कोर कमेटी ने चर्चा की नंबर भेजा ना तो ये तय हुआ कि हम पे कार्यकर्ता तो तैयार हो गए, और कार्यकर्ता ऐसे नहीं कार्यकर्ता,
ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो प्रत्यक्ष है। इंजीनियर मोहनलाल जी भी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। ये तर्क संगत है, न्याय संगत है और कार्यशैली के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी के पास ईमानदारी के आधार पे, संघर्ष के आधार पे और समर्पण, थोड़ा सा समर्पण ये जो है पैदा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यदि समर्पण पैदा हो जाएगा तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, लेकिन आज भी मैं इस बात कह सकता हूं कि अगर किसी पे ईमानदार संघर्षशील कार्यकर्ता है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे है। इसके अलावा कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं। बस इनको करना क्या है, इनको दिशा देने का काम हम बुद्धिजीवी लोगों को करना है। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों? ये चर्चा हुई कि ऊर्जा तो तैयार हो गई है, एनर्जी तो तैयार हो गई, अब इसको शेप देनी, इसको डायरेक्शन देनी। तो डायरेक्शन कौन दे सकता है? समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। समाज में संविधान की वजह से 10, 12, 15% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में 10, 12, 15% लोग तैयार हुए हैं और बाकी उसी समाज का 80-85% समाज, 90% समाज हाशिए पे है। तो ये जो 10, 12, 15% लोग तैयार हो गए, जो नौकरी में गए, जिन्होंने रोजगार किए, जिनको, ये कौन लोग हैं? जिनको दोनों टाइम का भोजन आसानी से मिलता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास चलने के लिए साधन है, जिनको अगर वो 10 दिन काम पे ना जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी कि घर में रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, फीस के पैसे कहाँ से आएंगे, तेल के पैसे कहाँ से आएंगे। ये 10, 12, 15% समाज जो तैयार हुआ, ये जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और एक 80-85% समाज वो है जो सुबह उठता है, खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कंपनियों में काम करता है, बिल्डिंगों में काम करता है, मैला उठाता है, तमाम तरह की मुसीबत वो करता है, कुछ की दुकानों पे काम करता है और सुबह जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है और थका हारा शाम में घर आता है और आके जो जिस तरह का भोजन तैयार हुआ है उसको खा पी के और सो जाता है। उसको नहीं पता देश में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम इकोनॉमिक रूप से कहाँ हैं, हम सांस्कृतिक रूप से किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम धार्मिक रूप से किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन में कहाँ हैं, हम हंगर स्ट्राइक में कहाँ। उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। उसको एक ही चीज़ पता है कि हम पैदा हो गए और वो ये सोचता है कि हम पैदा हो गए, किसी तरह से हमारा जीवन पूरा हो जाए बस, और हम वापस जो है जहाँ से आए वहाँ चले जाएं। तो ये जो 80-85% समाज है, इसको तैयार कौन करेगा, इनको रास्ता कौन दिखाएगा? तो कुछ पार्टियां तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन कराती हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाली पार्टियां हैं, वो मनुवाद को मानने वाली पार्टियां। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ना किसी लड़ाई ना किसी झगड़ा, सीधी बात। उनका मानना है कि अभी भी देश में एक जाति प्रबुद्ध है, एक ही जाति ज्ञानवान है, एक ही जाति है जो नेतृत्व कर सकती है, एक ही जाति जो रास्ता दिखा सकती है। मेरी इस बात से असहमति है, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मेरी इस बात से स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि जब रेस की लाइन एक होगी और फिर आप कंपटीशन करा लो, फिर आपको पता लगेगा कि कौन बुद्धिजीवी है, कौन प्रबुद्ध है, किसमें कितनी क्षमता है। अभी तो देश गैर बराबरी की जड़ों में जकड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, 95.67, 93.64, और मैंने उनके घर के हालात देखे। एक बच्ची के फादर सरकारी नौकरी में, बाकी 3 हाशिए पे हैं। एक के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, एक बच्ची उसके फादर छोटा मोटा वहां काम करते हैं, और एक बच्ची किसकी कल में उससे बात हुई, उसके फादर नहीं है। मैंने उससे पूछा कि बिटिया पापा क्या करते हैं, तो वो रोने लगी। तो मैंने, अब मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मुझे पीछे से किसने कहा कि इसके पापा नहीं। तो मैंने पूछा माँ क्या करती है, वो फिर भावुक हुई, मुझे ये
अंदर भय हुआ कि भाई क्या पता माँ है या नहीं है, तो पता लगा कि माँ जो है वो सफाई कर्मचारी का काम करती है। अब आप ये महसूस करके देखो, मैं उसी घर को दर्पण बनाता हूं जिसकी माँ सफाई कर्मचारी का काम करती है और सुबह मैला उठाने के लिए लग जाती है और वो मुझे पानी देना, शाम के समय लौटती है। उस परिवार की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कैसी होगी जिसके फादर ना हो, उसके